के साथ ताल्लुक रखती है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करवाती है। हाँ, दो थ्योरीज है, कोलेजन थ्योरी और रिएक्शन रेट। इसके नाम से, इसके टाइटल से ही ये जाहिर हो जाता है कि रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन खुद है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन हो जाए। कोलिजन किस तरह हो जाए, किस पार्टिकल्स के दरमियान होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये सब हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो देखो, रिएक्शन विल टेक प्लेस। रिएक्शन तब ही होगा जब नंबर 1 पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड। पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन होगा। रिएक्शन तब ही पॉसिबल है जब पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन हो जाए। जिस चीज का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उन रिएक्शंस के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो पार्टिकल्स अपने दरमियान कोलाइड करे, एक दूसरे के साथ वो कोलिजन करे, तब ही रिएक्शन पॉसिबल है। ये पॉइंट हमें ये कह रहा है। अब देखो, फॉर एग्जांपल काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक 1 लीटर में इन 1 लीटर आपने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब गैस का वॉल्यूम जितना हो, चाहे जो भी गैस हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर एग्जांपल अमोनिया, अगर इसका हम सेम वॉल्यूम ही ले, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 लीटर मैंने ले लिया और अमोनिया का भी 1 लीटर मैंने ले लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यकसा होंगे, ये बराबर होंगे। ये हमें एवोगाड्रो लॉ बताती है। वो एवोगाड्रो लॉ आप इससे पहले पढ़ चुके हो। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 लीटर गैस लेता हूं, ठीक। अब काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक इस 1 लीटर गैस में चाहे जो भी हो, नंबर ऑफ मोल्स तो एक जैसे हैं, सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जैसे हैं। इसमें तकरीबन 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड पर सेकंड। गैस का 1 लीटर वॉल्यूम मैंने ले लिया, 1 लीटर का गैस मैंने ले लिया। इस 1 लीटर गैस में 1 सेकंड के अंदर ये पॉसिबिलिटी है काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक ऑफ गैसेस कि 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। अब देखो, इसे काफी बड़ा नंबर है। अगर 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स इस काबिल है कि वो रिएक्ट कर सके, क्योंकि हमने तो ये पॉइंट पढ़ लिया है कि रिएक्शन तभी होगा जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करें। सो 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में रिएक्ट करेंगे। ध्यान से सुनो इसको। अगर 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में रिएक्ट कर गए तो इससे धमाका हो सकता है, ये एक्सप्लोड कर सकते हैं, एनॉर्मस अमाउंट में ये एनर्जी पैदा कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि 1 लीटर गैस में इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा नहीं होती, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं करता, कोई भी एक्सप्लोड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, डिकम्पोजिशन, इन 2 गैसेस का मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, हाइड्रोजन आयोडाइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। शायद आपके बुक में भी ये दोनों एग्जांपल्स लिखे हैं। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का जब मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं तो इसका रेट जो होता है डिकम्पोजिशन का, वो होता है 4.4 n to 10 to the power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, ये दोनों बराबर हैं। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब में 4.4 n to 10 to the power -3 मोल इसके डिकम्पोज हो रहे हैं। वही सेम डेसीमीटर क्यूब अगर मैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ले लूं तो इसका 9.4 n to 10 to the power 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका भी 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, इसका भी 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। लेकिन यहां पर डिकम्पोजिशन बहुत कम हो रहा है, यहां पर डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और कोलिजन्स दोनों के यकसा ही होंगे। इसका मतलब यह है कि
तमाम के तमाम जो कोलेजन्स होते हैं वो सब इस काबिल नहीं होते कि रिएक्ट कर सके। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दूसरा, हम लॉजिकल ये भी सोच सकते हैं अगर ये तमाम के तमाम रिएक्ट कर सकते हैं तो ये तो इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी पैदा करेगी, और ऐसा होता नहीं है। सो इसका मतलब जो है वो हम पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं, और इसी तरह इसीलिए हमने पॉइंट नंबर 2 इसमें इंक्लूड किया है, और वो ये है कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सरसरी में बात करूंगा कि वो एनर्जी जो इस काबिल हो कि एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सके और वो प्रोडक्ट बना सके। तो जो एनर्जी इन रिएक्टेंट्स में है वो मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो रिएक्शन करवाने की काबिल हो उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो यहां पर जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं 10 to the power 32 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो इनमें रिएक्ट सिर्फ वो करेंगे जिनके पास इतनी एनर्जी हो जो इनको एक्टिवेट कर सके। जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो सिर्फ वो रिएक्ट करेंगे, बाकी रह जाए। ये रिएक्ट जब एक दूसरे के साथ करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके एक एक मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप के जरिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आ जाता है, वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ। यहां पर मैं बना देता हूं, चलो ये हुआ कार्बन का, ये हुआ ऑक्सीजन का, ये हुआ नाइट्रोजन का, ये दो हुए ऑक्सीजन के। ये जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं मतलब कोलिजन हो जाता है। हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है, मतलब दोनों पॉइंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कोलाइड भी कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी मौजूद है, लेकिन तब भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्टिवेशन एनर्जी भी है, कोलाइड भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? वही आ जाता है यहां रीजन नंबर 3 जो हम इस थ्योरी में इंक्लूड करते हैं, और वो ये है कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। वो कोलाइडिंग पार्टिकल्स जिसके साथ एक्टिवेशन एनर्जी हो, यहां पर हम लिख लेंगे कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। वो पार्टिकल्स जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी हो, वो तब रिएक्ट करेंगे जब ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हो। देखो, जब ये कार्बन इस नाइट्रोजन के सामने आ जाता है कोलिजन के वक्त, मतलब ये कार्बन कोलाइड करता है डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ, तब कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन जब ये इस तरह से होता है कि देख रहे हो आप ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन यहां से यहां आया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रहा है। ये रिएक्शन तब होता है जब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन वाला जो हिस्सा है, ऑक्सीजन वाला हिस्सा वो ओरिएंटेड हो कार्बन की तरफ ड्यूरिंग द कोलिजन। सो ये कार्बन टकराता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ। ये टकराव, ये कोलिजन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हो जाता है, तब ये रिएक्शन होगा। सो यहां से ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर रह जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहां पर पॉइंट नंबर 3 इंक्लूड करना जरूरी है। यहां पर ये कोलाइड भी कर रहे हैं, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी है, तब भी रिएक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं थे, उनके डायरेक्शंस सही नहीं थे, कार्बन नाइट्रोजन के साथ टकरा रहा था।
सो ये पॉइंट इसमें इंक्लूड करना जरूरी है कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन भी पार्टिकल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच होना चाहिए। ये कार्बन जब इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ टकरा लेता है तब ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। सो कंक्लूडेड, अगर हम कंक्लूड करते हैं तो एक रिएक्शन को होने के लिए ये 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, हाँ पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, शाबाश। पॉइंट नंबर 2, उन कोलाइडिंग पार्टिकल्स में एक्टिवेशन एनर्जी होगी। पॉइंट नंबर 3, वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होंगे, शाबाश। अच्छा, दूसरी थ्योरी